हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पी कुमार हिस्ट्री क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की विजय। अलाउद्दीन खिलजी की विजय को हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं, एक उत्तर भारत की विजय और एक दक्षिण भारत की विजय। अलाउद्दीन खिलजी जब अपने शासन के प्रारंभिक 3 वर्षों में उसने अपने अमीरों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और मंगोलों को पराजित किया। यद्यपि उसके बाद भी मंगोलों के आक्रमण होते रहे, तो इससे उसकी जो है महत्वाकांक्षा बहुत जाग गई और वह विश्व विजेता बनने के ख्वाब देखने लगा और वह एक नवीन धर्म स्थापित करना चाहता था। तब उसे उसके दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क ने समझाया कि नवीन धर्म की स्थापना करना पैगंबरों का काम है, इसलिए उसको ये विचार त्याग देना चाहिए। रही बात विश्व विजेता बनने की, तो अभी हिंदुस्तान का ही बहुत सारा क्षेत्र है जिसे विजित नहीं किया जा सका है, तो पहले सुल्तान को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसी कड़ी में सुल्तान ने जो है फिर विजय अभियान अपना जो है प्रारंभ करता है। उत्तर भारत के लिए वह जो है दूसरी नीति अपनाता है और दक्षिण भारत के लिए दूसरी नीति अपनाता है। उत्तर भारत के जिन राज्यों को वह पराजित करता है उसे अपने साम्राज्य में उसका विलय कर लेता है, और दक्षिण भारत की नीति उसकी अलग है। दक्षिण भारत में वह उन राज्यों को अपने साम्राज्य में विलय नहीं करता है, उन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करता है। वहां के शासकों को पराजित करके अधीनस्थ शासक के रूप में उन्हें शासन करने दिया गया। उनसे प्रत्येक वर्ष दान, उपहार और वार्षिक कर लेके उनको छोड़ दिया गया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत की दो अलग अलग नीति हैं। तो सबसे पहले उत्तर भारत में वह किस राज्य को विजित करता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले है गुजरात की विजय। गुजरात की विजय के लिए वह सबसे पहले उलुग खां को सिंध और मुल्तान का जो है गवर्नर नियुक्त करता है। उसके बाद नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना भेजता है गुजरात की विजय के लिए। तो नुसरत खां की सेना एक तरफ से और दूसरी तरफ से उलुग खां की सेना गुजरात पर जो है आक्रमण करती हैं, और वहां का जो शासक है कर्ण बघेला, वह इस सेना का सामना नहीं कर पाता है और भाग निकलता है। लेकिन उसकी पत्नी कमला देवी पकड़ी जाती है। कमला देवी आक्रमणकारियों के हाथ लग जाती है, जिसे दिल्ली भेज दिया जाता है। दिल्ली भेज दिया जाता है, जहां अलाउद्दीन खिलजी उससे शादी कर लेता है। तो ये रही गुजरात की विजय। गुजरात की विजय में आपको यही ध्यान देना है कि गुजरात की विजय से पहले उलुग खां को सिंध और उसके पास में ही है सिंध और मुल्तान का गवर्नर बनाता है, और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजता है गुजरात की विजय के लिए, जहां इसे उलुग खां की सेना से भी जो है सहायता प्राप्त होती है। इन दोनों के संयुक्त सेना से वहां का शासक जो कर्ण बघेला है वो सामना नहीं कर पाता है और अपना राज्य छोड़कर भाग जाता है देवगिरी में, और उसकी पत्नी आक्रमणकारियों के हाथ लगती है, जहां उसको जो है फिर दिल्ली भेज दिया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी उससे शादी कर लेता है। तो ये रही गुजरात की विजय। इसके बाद हम देखेंगे रणथंभौर की विजय। रणथंभौर की विजय रणथंभौर की विजय गुजरात की विजय के बाद
अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह राजपूताना क्षेत्र को जो है भी विजित करे। तो इस रणथंभौर की विजय वह क्यों करना चाहता, तो इसके दो कारण जो है बताए जाते हैं। एक तो यह है कि जो मंगोल विद्रोही नेता है मंगोल विद्रोही नेता वह जो रणथंभौर का शासक है हमीर देव, मंगोल विद्रोही नेता रणथंभौर में आकर शरण लिए हुए हैं। एक तो यह कारण है। दूसरा कारण यह है कि एक कारण हो गया, दूसरा कारण यह है कि रणथंभौर पहले दिल्ली का भाग था, पहले दिल्ली का भाग था, इसलिए भी अलाउद्दीन खिलजी इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना चाहता था और विजय करके जो है अपने दिल्ली सल्तनत में इसको विलय करना चाहता था इसका। तो ये दो प्रमुख कारण हुए। तो जब मंगोल विद्रोही नेताओं को हमीर देव ने शरण दिया हुआ है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इससे मांगा कि इन विद्रोही नेताओं को जो है उसे वापस कर दिया जाए। हमीर देव ने जो है इनकार कर दिया, इन मंगोल विद्रोही नेताओं को अलाउद्दीन खिलजी को सौंपने से इनकार कर दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी रणथंभौर की विजय के लिए। लेकिन ये दोनों जो है इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं, जिसमें नुसरत खां घायल भी हो जाता है। नुसरत खां घायल हो जाता है और बाद में चल के जो है मर भी जाता है। उलुग खां वापस लौट जाता है। तब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर की विजय के लिए आता है और फिर उसने हमीर देव के जो है एक मंत्री को प्रलोभन देकर किले को जो है अपने नियंत्रण में कर लेता है और फिर हमीर देव जो है इस युद्ध में मारा जाता है। ढेर सारे राजपूत सैनिक मारे जाते हैं और जो राजपूत रानियां हैं वो सब जो है जौहर कर लेती हैं। जौहर जानते होंगे आप, जौहर ये राजपूताना क्षेत्र में बहुत जो है प्रचलित था जौहर प्रथा। तो जौहर प्रथा का ये मीनिंग है कि जब भी इस तरीके से इस क्षेत्र पर आक्रमण होता था राजपूताना वाले क्षेत्र पे, तो ये जो तुर्क शासक हैं मुस्लिम या आगे फिर मुगल शासकों से भी आप देखेंगे तो ये जो अपनी जो है सतीत्व की रक्षा के लिए राजपूत रानियां खुद को अपने आप को आग के हवाले कर देती थी और जो है मर जाती थी। इसी को जो है सामूहिक रूप से इसी को जौहर प्रथा कहा जाता था। तो राजपूत रानियां जौहर प्रथा कर लेती हैं, वो जौहर कर लेती हैं और फिर यहाँ का रणथंभौर का जो है कि विजय जो है प्राप्त हो जाती है और इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। तो इस तरीके से रणथंभौर की विजय में जो कुछ प्रमुख चीजें आपको याद रखना है वो यह है कि क्यों, वो कौन कौन से कारण थे जो रणथंभौर की विजय वो प्राप्त करना चाहता है। तो इसमें दो प्रमुख कारण हैं। एक तो मंगोल विद्रोही नेता इस क्षेत्र में रणथंभौर में जो है शरण लिए हुए थे। अब फिर जब उन मंगोल विद्रोही नेताओं को अलाउद्दीन खिलजी ने वापस मांगा तो हमीर देव ने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया। और दूसरा यह था कि कारण रणथंभौर पहले ही दिल्ली सल्तनत का भाग था, तो इसलिए भी जो है अलाउद्दीन खिलजी इस क्षेत्र पर अपना अधिकार समझता था और उसे फिर इस क्षेत्र को जो है अपने नियंत्रण में करके दिल्ली सल्तनत में मिलाना चाहता था। तो ये कारण हो गए। इसी के लिए उसने उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजा और सेना भेजता है तो ये सेना पराजित हो जाती है। नुसरत खां घायल भी हो जाता है और बाद में मर भी जाता है। उलुग खां वापस लौट आता है। तब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है इस क्षेत्र की विजय के लिए और फिर
जो हमीर देव का मंत्री है उसको प्रलोभन देकर इस क्षेत्र को विजित करता है और हमीर देव और तमाम राजपूत सैनिक मारे जाते हैं। राजपूत रानियां जो है जौहर प्रथा कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं। ठीक, तो इस तरीके से रणथंभौर की विजय हो जाती है। अगली विजय है मेवाड़ की विजय। राजपूताना वाले क्षेत्र में ही मेवाड़, मेवाड़ यहाँ का शासक है रतन सिंह। उसकी पत्नी है पद्मिनी। जिसे पद्मावत भी कहा जाता है। इस पर आपने देखा होगा कि एक फिल्म भी बनी है पद्मावती। तो राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी है, वो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन, ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी उसकी सुंदरता पे मोहित हो गया था और उसे प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए वह स्वयं जो है मेवाड़ आता है और चित्तौड़ के किले का घेरा डाल देता है। चित्तौड़ के किले का घेरा डाल देता है। अंत में 5 से 6 महीने तक जो है इस पर घेरा पड़ा रहता है। अंत में जो राजा रतन सिंह की सेना है, राजपूत सेना, वो इस अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना का सामना नहीं कर पाते और वो जो है राजा रतन सिंह मारा जाता है और तमाम राजपूत सैनिक मारे जाते हैं। उसके साथ ही राजपूत रानियां जौहर कर लेती हैं। चित्तौड़ पर नियंत्रण के बाद इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख देता है। खिजराबाद रख देता है और खिज्र खां को ही यहाँ का शासक नियुक्त कर देता है। उसके बाद तमाम राजपूत सैनिक इस क्षेत्र को, मेवाड़ की विजय की कोशिश करते हैं। अंत में वह अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद ही जो है मेवाड़ पर अपना कब्जा स्थापित कर पाते हैं। तो मेवाड़ की विजय में जो कुछ प्रमुख बातें ध्यान में रखना है कि यहाँ का शासक रतन सिंह है और उसकी पत्नी पद्मिनी है, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी उसकी सुंदरता पर मोहित था और उसको प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी स्वयं मेवाड़ आता है और चित्तौड़ के किले का घेरा डाल देता है। 5 महीने तक का संघर्ष चलता है। फिर राजा रतन सिंह की सेना जो है अलाउद्दीन खिलजी की विस्तृत सेना का या विशाल सेना का सामना नहीं कर पाती और सब मारे जाते हैं। रतन सिंह, तमाम राजपूत सैनिक मारे जाते हैं और कहा जाता है, ऐसा अमीर खुसरो कहता है, प्रत्यक्षदर्शी है अमीर खुसरो स्वयं गया था इस अभियान अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो उसने स्वयं देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी राजपूतों की वीरता से बहुत क्षुब्ध हो गया था। इसलिए उसने एक दिन में ही 20,000 राजपूतों को मार दिया। राजपूतों को मार दिया। और फिर जब चित्तौड़ पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो चित्तौड़ का नाम जो है उसने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर उसका नाम खिजराबाद रख देता है और उसे ही, यानी खिज्र खां को ही चित्तौड़ या खिजराबाद का शासक नियुक्त करके वापस चला आता है। तो ये रही मेवाड़ की विजय। मेवाड़ के बाद फिर अगली विजय है मालवा की विजय। मालवा की विजय के लिए यहाँ का शासक जो है वो है महलक देव। महलक देव, इसकी विजय के लिए उसने आइन उल मुल्क के नेतृत्व में एक सेना भेजता है मालवा की विजय के लिए।
आइन उल मुल्क इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए विश्वासघात का सहारा लेता है और जो मांडू है, यहाँ का शासक महालक देव मांडू भाग जाता है और मांडू के किले का जो है फिर ये आइन उल मुल्क घेरा डाल देता है। अंत में जो है विश्वासघात की मदद से विश्वासघात का सहारा लेकर मांडू के किले को विजित कर लेता है और फिर इसी क्षेत्र में, मालवा के ही क्षेत्र में उज्जैन, धार, चंदेरी, इन सब क्षेत्रों को भी जीत लेता है। और फिर इसी के पास में है जालौर। जालौर का शासक है जालौर का शासक है कान्हड़ देव। वो आत्मसमर्पण कर देता है। और फिर इस क्षेत्र का जो सूबेदार है उसको जो है आइन उल मुल्क को ही नियुक्त कर दिया जाता है। आइन उल मुल्क इस क्षेत्र का, मालवा का जो है सूबेदार बन जाता है। ठीक, तो मालवा की विजय में क्या चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, सबसे पहली बात यह है कि मालवा का क्षेत्र जो है, पहले तो ये आप जान लीजिए कि मालवा के क्षेत्र में जो है राजस्थान का कुछ एरिया आता है और साथ में बुंदेलखंड का एरिया, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र और जो है ऊपरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश का जो है बुंदेलखंड तो जानते होंगे आप कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र है उसके कुछ जिले मिला के बुंदेलखंड कहा जाता है। तो मालवा में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? राजस्थान के कुछ क्षेत्र और बुंदेलखंड के क्षेत्र, इनको मिला के जो है मालवा का क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र की, इस मालवा का जो शासक है वो महालक देव है। इसकी विजय के लिए आइन उल मुल्क को जो है अलाउद्दीन खिलजी भेजता है। आइन उल मुल्क आक्रमण कर देता है महालक देव पर और महालक देव भागकर मांडू के किले में जाता है और मांडू के जो है किले का घेरा डाल देता है। काफी समय तक घेरा डालने के बाद फिर जो है इस पर विश्वासघात करके का सहारा लेके मांडू के किले पर कब्जा कर लेता है। इसमें महालक देव मारा जाता है इस युद्ध में। और फिर इस क्षेत्र में ही जो और मालवा के क्षेत्र में ही उज्जैन, धार और चंदेरी के क्षेत्र हैं, इनको भी विजित कर लिया जाता है। इसके साथ ही जो है इसी समय जालौर का कान्हड़ देव है जो शासक है, वो आत्मसमर्पण कर देता है। तो इस तरीके से मालवा की विजय होती है और इस मालवा को, आइन उल मुल्क को मालवा का जो है सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। अगला है मारवाड़ की विजय। मारवाड़ की विजय, यहाँ का शासक कौन है? शीतल देव है। यहाँ का एक प्रसिद्ध जो दुर्ग है सिवाना, वो जोधपुर के पश्चिम में है। तो इसकी विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी सेना भेजता है और काफी समय तक, 5 से 6 वर्षों तक इस क्षेत्र पर जो है नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और अंत में जो है इतना समय बीत जाने पर भी जो है नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका। तब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है और इस क्षेत्र की विजय के लिए स्वयं सेना का संचालन करता है और सिवाना को विजित कर लिया जाता है। इस तरीके से मारवाड़ की विजय होती है। यहाँ का शासक जो शीतल देव है
वो पराजित होता है, तमाम राजपूत सैनिक मारे जाते हैं, राजपूत रानियां जौहर कर लेती हैं और इस क्षेत्र को कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का शासक बना दिया जाता है। मारवाड़ का की विजय में आपको जो प्रमुख चीजें ध्यान में रखना है, पहली बात यह है कि यहाँ का शासक शीतल देव है और इसका जो सबसे प्रमुख दुर्ग है वो है शिवाना। यह जोधपुर के पश्चिम में है। काफी समय तक अलाउद्दीन खिलजी इस क्षेत्र की विजय के लिए सेना भेजता है दिल्ली से, लेकिन 5 से 6 वर्षों तक इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका। तब अलाउद्दीन स्वयं आता है और स्वयं सेना का संचालन करता है। अंत में शीतल देव पराजित होता है और मारा जाता है और इस क्षेत्र पे जो है अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन गुर्ग को इस क्षेत्र का शासक नियुक्त करके दिल्ली वापस लौट जाता है। फिर इसके बाद है जालौर की विजय। जैसा अभी आपने मालवा की विजय में पढ़ा कि जब वहां का शासक मालक देव मारा जाता है और फिर उस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है, तो जालौर का शासक जो है वो है कान्हड़ देव, आत्मसमर्पण कर देता है। कान्हड़ देव आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी चला जाता है वापस दिल्ली, तब और ये फिर एक स्वतंत्र शासक के रूप में ही ये व्यवहार करता रहता है कान्हड़ देव। और एक बार अपने दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के लिए शब्दों का प्रयोग किया था। जब अलाउद्दीन खिलजी को ये सब जानकारी प्राप्त होती है तो उसने इस क्षेत्र की विजय के लिए दिल्ली से एक सेना भेजी और उस सेना ने जो है कान्हड़ देव को पराजित कर दिया। कान्हड़ देव युद्ध में मारा जाता है और इस क्षेत्र पर भी अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अमीर खुसरो कहता है कि इस क्षेत्र की विजय का श्रेय अमीर खुसरो और इसके साथ ही याहिया बिन अहमद सरहिंदी अमीर खुसरो और याहिया बिन अहमद सरहिंदी दोनों ऐसा कहते हैं कि इस क्षेत्र की विजय का श्रेय कमालुद्दीन गुर्ग को ही है। ये अर्थात कमालुद्दीन गुर्ग ही इस क्षेत्र की विजय किया था और उसे ही यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया जाता है, कमालुद्दीन गुर्ग को। तो ये 6 प्रमुख राज्य थे जिनकी उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी विजय करता है। वो कौन कौन से हैं? गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मेवाड़ के बाद मालवा और मालवा के बाद आपका एक है मारवाड़ और एक है जालौर। तो ये 6 प्रमुख राज्य हैं जिनकी अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत में विजय करता है। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत की विजय में आपको कैसे याद रखना है, तो उसमें यही है कि उस क्षेत्र का शासक कौन था उस पर आपको ध्यान देना है और कौन किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। और फिर कहीं कहीं जैसे कुछ राज्य हैं उन पर ये ध्यान देना है कि क्या उसके विजय के कुछ कारण थे। जैसे रणथंभौर में आप देखेंगे तो वहां पर एक कारण तो यही था कि रणथंभौर पहले दिल्ली का भाग था और साथ ही यहाँ के शासक हमीर देव ने मंगोल जो नेताओं को, विद्रोही नेताओं को शरण दी थी। यहाँ का तो ये कारण हो गया। मेवाड़ में जैसा कि आपने को बताया कि यहाँ का शासक रतन सिंह है, उसकी पत्नी पद्मिनी की सुंदरता से अलाउद्दीन खिलजी बहुत प्रभावित था और उसको प्राप्त करना चाहता था। तो
जहाँ जहाँ कारण हो उसको कारण दिखा देना है, और कौन कौन से शासक थे, किसके नेतृत्व में अभियान किया गया और उसका क्या परिणाम हुआ, फिर किसको वहां का शासक अंत में विजित करके बना दिया जाता है। यही कुछ प्रमुख चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपका अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय को हमने देखा। ओके, थैंक यू।